फिल्मों का एक जमाना ऐसा भी था जब सिर्फ अदाकारी और चेहरे के तासुरात से ही नाजरीन को एंजॉय करवाना होता था, क्योंकि तब तक बोलती फिल्में इजाद नहीं हुई थीं। ये खामोश फिल्मों का दौर था। तसव्वुर कीजिए कि बगैर बोले अदाकारों के लिए देखने वालों को अपनी एक्टिंग से मुतमईन करना किस कदर कठिन काम होता होगा। याद है कि शुरुआत के वक्त फिल्में बेआवाज हुआ करती थीं। फिल्मों की इब्तिदा 28 दिसंबर 1895 को फराज से हुई थी, लेकिन बेआवाज फिल्मों को मकबूलियत की बुलंदियों तक ले जाने में सबसे बड़ा नाम चार्ली चैपलिन का था, जो अपनी मुनफरिद अदाकारी के बायस आज भी अपना एक मुकाम बनाए हुए हैं। चार्ली चैपलिन को ये इनफरादियत हासिल रही कि उसके फिल्मी कैरियर का दौरानिया मुसलसल 75 सालों पर मुहित था। उसने बचपन ही से बरतानिया के मारूफ थिएटरों और मौसीकी के हालों में अपने फन का सिक्का जमाए रखा। 16 अप्रैल 1889 को बरतानिया के शहर लंदन में पैदा होने वाला ये मुनफरिद फनकार न सिर्फ एक अदाकार था, बल्कि हदायतकार, नगमा निगार, मौसीकार, कहानी नवीस, आप बीती निगार, कंपोजर, मंजर नवीस और फिल्म साज भी था। उसका असल नाम चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। बुनियादी तौर पर फन उसको विरसे में मिला था। उसके वालिद एक सदाकार और अदाकार थे, जबकि उसकी वालदा हिना स्पेंसर भी एक अदाकारा और गुलकारा थीं। चार्ली की मुश्किलात का आगाज 1894 से ही शुरू हो गया था, जब ये सिर्फ 5 साल का था। उसकी माँ को जहनी आर्जे के बायस एक पागल खाने में दाखिल करना पड़ा, जिसके सबब चार्ली को मजबूरी की हालत में जनूबी लंदन के लैम्बेथ वर्क हाउस मुंतकिल होना पड़ा। लैम्बेथ में चार्ली लंकाशायर बॉयज के साथ रहता था। ये बुनियादी तौर पर रकासों और गुलकारों का कायम करदा ग्रुप था, जो मुख्तलिफ मुकामात पर अपने फन का मुजाहरा करते रहते थे। इस ग्रुप के इंचार्ज 17 साला नौजवान जॉन विलियम जैक्सन से चार्ली की दोस्ती हो गई, और यहीं से चार्ली को अपनी सलाहियतें उजागर करने का मौका मिला। वक्त के साथ साथ एक तरफ चार्ली चैपलिन के फन में निखार आता गया, तो दूसरी तरफ उसकी शोहरत में इजाफा होता चला गया, जिसके सबब उसने 1910 में फ्रेड कार्नो नामी ताइफे के साथ पहली मर्तबा अमेरिका का दौरा किया, जिसने उसके फन को जिला बख्शी। 1919 में चार्ली चैपलिन ने तब के मारूफ फनकारों और तख्लीकारों D.W. ग्रिफ्थ, मैरी पिकफोर्ड और डगलस फेयर बैंक्स के साथ मिलकर यूनाइटेड आर्टिस्ट के नाम से एक फिल्म स्टूडियो की बुनियाद रखी। दिसंबर 1913 में अमेरिकी थिएटर्स और फिल्म स्टूडियोज के नामवर मालकान मैक सेनेट, मिंटा डफरी, मेबल नॉर्मैंड और फैटी ऑर्बिकल ने जब कार्नो ताइफा में चार्ली का एक ड्रामा देखा, तो स्नेट के मुंह से बेख्तियार निकला, वाह बहुत खूब। चनाचे स्नेट ने ड्रामा खत्म होते ही चार्ली को अपनी कस्टोन फिल्म कंपनी में भर्ती की ऑफर दे डाली, जिसे चार्ली ने फौरन कबूल कर लिया। चार्ली को स्नेट ने अपनी आने वाली जेर तकमील फिल्म में इंतहाई अहम रोल दिया। खामोश फिल्मों के हवाले से फरवरी 1914 के अवाइल में बनने वाली मेकअप स्नेट की मज़ाहिया फिल्म किड ऑटो रेसिस एट वेनिस से चार्ली को जो शोहरत मिली थी, उसने रातों रात चार्ली को फन की नाकाबिले तस्खीर बुलंदियों पर खड़ा किया। चार्ली के इस किरदार को इतनी पजीराई मिली, जिसने हर तरफ उसकी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, और देखते ही देखते दी ट्रैम्प खामोश फिल्मों की बैनुल-अक़वामी पहचान बन गया। दी ट्रैम्प का किरदार बुनियादी तौर पर एक ऐसे आवारा गर्द नौजवान का था, जो बुनियादी तौर पर एक बाअखलाक, शरीफ-उन-नफ्स और पुरवकार शख्सियत का मालिक था। चनाचे उसके किरदार की मुनासबत से फैटी ऑर्बिकल ने उसे इसके अपने साइज से लंबी पतलून और एक डर्बी टोपी, कांकलन ने इसे साइडों से बड़े बड़े चाकू वाला लंबा सा चेस्टर नुमा कोट, फोर्ड ने इसे 14 नंबर के लंबे से जूते पहनने को दिए। ये जूते इस कदर बड़े और खुले थे कि चलते हुए उसके पाँव से निकल जाते थे, जिसका हल उसने ये निकाला कि दाएं जूते में उसने बायां पाँव और बाएं जूते में उसने दायां पाँव डाला, ताकि ये बार बार उतर न सकें। मूछों के लिए उसने मसनूई बालों को इस्तेमाल किया, अलबत्ता लकड़ी की छड़ी उसकी अपनी थी। रफ्ता रफ्ता खामोश फिल्मों का दौर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता चला गया। 1920 खामोश फिल्मों का इख्तितामी दौर कहलाया जाता है, जबकि 1920 ही में टॉकी यानी बोलती फिल्मों के आगाज का साल ठहरा। यहाँ सबसे दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। जब 1920 में बोलती फिल्मों का आगाज हुआ, तो चार्ली को सबसे पहले जिस फिल्म की ऑफर हुई, उसमें उसे दी ट्रैम्प के किरदार की पेशकश की गई, जिसे उसने सख्ती से रद्द कर दिया। उसका मौक़िफ़ था कि खामोश फिल्मों के साथ ही पुराने किरदारों को भी खामोश ही रहने दें। 1931 में चार्ली को सिटी लाइट्स नामी जिस फिल्म की पेशकश हुई, बुनियादी तौर पर वो भी बगैर मुकालमों के थी, लेकिन फ़र्क ये था कि चार्ली ने इस फिल्म को एक नए अंदाज में पेश किया। दरअसल कुछ फिल्म साजों ने चार्ली को इस नुक्ते पर कायल कर लिया था कि वो इस फिल्म को खामोश फिल्मों की रुखसती के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जिसमें बराए नाम मुकालमे थे।
اس فلم کے اختتام تک دی ٹرمپ کو خاموش دکھایا گیا تھا، جو اپنے آخری سین میں ایک طویل سنسان سی سڑک پر افق کے پار جاتا دکھایا گیا تھا، جس کے لبوں پر ایک گیت ہوتا ہے۔ دراصل یہ خاموش فلموں کی رخصتی اور بولتی فلموں کی شروعات کی علامت کے طور پر دکھانا مقصود تھا، لیکن 1973 میں چارلی چپلن بیمار ہو گیا اور رفتہ رفتہ بولنے اور چلنے پھرنے سے محروم ہو گیا۔ اس عظیم فنکار کا انتقال 25 دسمبر 1977 کو ہوا۔ تاہم عجیب بات یہ ہے کہ چارلی چپلن کی لاش کو اس کے انتقال کے بعد چرا لیا گیا، جو کئی برس کی تلاش کے بعد دوبارہ ملی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔